हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति संख्या पद्धति क्या होता है उसका परिचय बताएंगे। संख्या पद्धति पर आधारित जितने सवाल है उसको लगाएंगे। लेकिन संख्या पद्धति का सवाल लगाने से पहले हम उसके परिचय पर आ जाते हैं। उसका परिचय क्या है, उसकी कुछ छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिक जानकारियों में कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सम संख्या विषम संख्या भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्लास 9th का चैप्टर 1 में पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती हैं, ये संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। यानी कि ये संख्या क्या होती है? एक से लेकर के अनंत तक, एक से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। ये संख्या क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे, तो वहाँ पे बताना पड़ता है 1 होती है। अब उसके बाद हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक क्या होता है? जैसे 0 के साथ मिलकर सभी पूर्ण संख्या, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, इधर का 1 2 3 4 और इधर का -1 -2 -3 -4, ये ऋणात्मक वाला और ये धनात्मक वाला और ये शून्य पूर्णांक, इन सबको मिलाकर एक हमारा क्या बनता है? पूर्णांक। यानी कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। हमारा क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो खुद से कटे और 1 से भी कटे। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3। 3 क्या है हमारा? 3 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? ये जो है ये स्वयं 1 से कटेगा, 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से विभाज्य होगा। यानी कि इसके गुणनखंड में 2 ही मान आएंगे। कौन कौन आएगा? या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो हमारा अभाज्य संख्या, ऐसा भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं। तो एक स्वयं से कटे और खुद से 1 से कटे तो हमारा क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों अभाज्य संख्या में देख लीजिए, अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से शुरू होती है। कहाँ से? 2 2 3 5 7 11 13 ऐसे डैश डैश 2। इसमें जो होता है वो अगर पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 क्यों होती है? क्योंकि इसमें 1 और ये 2 स्वयं से भी कटती है और 1 से भी कटती है, तो हमारा क्या हो जाता है? 2। और इसमें मल्टीपल खुद से भी मल्टीपल होगा। चलिए जाने दीजिए। भाज्य संख्या क्या होगा? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं 4। जो 4 है वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? ये जो होगा एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य होगा, जो कि किससे भाज्य होगा? 2 से। 2 से भाज्य हो जाए तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं?
भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या में क्या होती है, मात्र उसके 2 गुणनखंड होते हैं, स्वयं एक होता है, एक होता है और वो खुद का स्वयं होता है, तो वो क्या आ जाता है, हमारा अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से भाज्य हो जाए, तो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या P अपान Q के रूप में मतलब P अपान Q भिन्न, जैसे हम बोल दें 2/5, 2/5, तो 2/5 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। 2/5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हमारा होता है पाई। पाई, कुछ बच्चे कहेंगे पाई का मान तो 22/7 है, तो 22/7 हमारा तो परिमेय संख्या हो गया। नहीं, ये 22/7 नहीं होता। पाई का मान, ये जो 22/7 होता है वो लगभग में होता है। जो पाई का मान होता है 22/7, ये लगभग में होता है। जो इसका, तो इसको हम पाई को क्या मान होता है, इस संख्या को हम P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और भी होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, ये सभी संख्याएं को हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, सभी संख्याओं का संग्रह ही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्या के बाद हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। ये प्रश्नावली में यूज होने वाला है आगे चल के। 3 होते हैं, कौन होता है, शांत होता है, अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है और अशांत अनावर्ती होता है। ये तीनों क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। शांत क्या है, इस स्थिति में शेष क्या होता है, 0 हो जाता है। इस स्थिति में शेष क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो शांत कहलाता है। जैसे 0 कैसे हो जाए, जैसे मान लेते हैं 1/2। 1/2 है कोई संख्या, तो 1/2 को हम करेंगे क्या, 1 को अंदर लिखेंगे, 2 से हम भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 2 पच्चे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 0। शेष क्या बचेगा, 0। जब शेष हमारा 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, शांत। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, शांत स्थिति कहते हैं। अशांत आवर्ती क्या होती है, अशांत क्या होती है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेष की पुनरावृत्ति का मतलब, जैसे अगर शेष 1 आ रहा है तो बार बार शेष 1 आए, बार बार शेष 1 आए। जैसे हम एग्जाम्पल्स के रूप में ले लेते हैं, 1/3। 1/3 है तो 1 हम अंदर रखेंगे और 3 को हम 3 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 3 त्रिका 9, 1 आया शेष। फिर दशमलव लगा ही है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर शेष आया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए लगातार शेष जो है, स्टेप बाय स्टेप शेष की जो शेष है वो पुनरावृत्ति हो रही है। शेष की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। लगातार 1 आ रहा है, बार बार 1 आएगा। और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। कोई भी संख्या ले लें, जैसे 1/3 लिए थे, ऐसे हम कुछ और संख्या ले लें, जैसे 1/6 ले लें, ऐसे संख्याओं को भी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, लगातार संख्याओं की जो शेष होगा उसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो शेष होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, और शेष 0 भी नहीं होता है।
शेष की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और शेष 0 भी नहीं होगा। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लें √2, √2 का मान क्या होगा 0.4142, 0.4142। यहाँ पे क्या होएगा, शेष की पुनरावृत्ति होगी, जैसे पाई हो गया 22/7, तो 22/7 में भी क्या होगा, जो शेष आएगा वहाँ पे शेष की क्या होगी, लगातार पुनरावृत्ति होगी, जैसे हमने ऊपर बताया उसी तरह से। अब हम देख लेते हैं घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में क्या है, तो घातांक का नियम जैसे है 4 है, चारों देख लेते हैं। पहला हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। आप लोग सब बचपन से सुनते आए होंगे 6, 7, 8, 9 में 8 में पढ़ाया गया होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर बेस समान होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। इसका हम एग्जाम्पल्स के रूप में देख लेते हैं। जैसे हम अगर हम लिख दें 2 की पावर 3 गुणे, डॉट का मतलब है तो गुणा 2 की पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 2 पावर 3 है तो मतलब 2 कितनी बार गुणा हुआ होगा, 3 बार हुआ होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार हुआ है और बीच में गुणा है ही, गुणा लगाएंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 कितनी बार गुणा हुआ होगा, 2 बार, 2 गुणे 2। अब मिला के कुल कितनी बार हो गया, देखिए 2, 1 2 3 4 5। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 मिलकर कितना आ गया, 2 की पावर 5। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि यदि बेस समान हो, यानी कि आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वो यही चीज लिखा गया है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर a प्लस n हो जाता है। उसी तरह से ये है a की पावर n पूरे की पावर n है, a की पावर n और पूरे की पावर n है, तो बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर m n आ जाएगा। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम लिखें 2 की पावर 3 गुणे 2 लिख लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे हम 2 की पावर 3 का मतलब हम क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 3 का मतलब हमारा 2 कितनी बार गुणा हुआ होगा, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसकी पावर क्या लगा है, 2 लगा है। तो इस ये मान लेते हैं पूरा एक चीज है और इसकी पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो ये एक चीज भी 2 बार हुआ होगा ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 एक बार हो गया, फिर पावर 2 बार मतलब 2 बार हुआ होगा, ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार हो गया। अब कितनी बार 2 हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। यानी कि अगर पावर है और पावर के ऊपर पावर है तो उसमें पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, तो a की पावर n हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 है तो 2 की पावर 3 गुणे 2 यानी कि बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6। उसी तरह से अगर आ जाए ये a की पावर m अपान a की पावर m, तो भागे में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। जैसे a की पावर m अपान a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 4 लिख दें और 2 की पावर 2 लिख दें, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो मतलब कितनी बार गुणा हुआ होगा, 2 4 बार हुआ होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 की पावर 2 का मतलब 2 कितनी बार गुणा हुआ होगा, 2 बार गुणे 2। इसको हम कट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, कितना बचेगा, 2 कितनी बार बचा है, 2 बार, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर माइनस में, तो तब भी माइनस आएगा, कितना, 2 की पावर 2। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि भागे में क्या होते हैं, घात घट जाती है अगर आधार समान है, तो इसका मान ये आ जाएगा। अब की पावर m डॉट बी की पावर m बराबर ए बी की पावर m हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो इसका मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि पावर कितनी है, 2 बार है, तो 2 गुणे 2। 3 की पावर 2 है तो मतलब 3 कितनी बार है, 3 गुणे 3, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 3 त्रिक क्या हो जाएगा 9, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 9 चौक 36। चाहे इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए 36 आया, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी कि 2 तिहाई 6 और पावर्स क्या है, 2 है यहाँ पे।